हम लोग चलते हैं जनाब अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, विच इज ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी जनाब, हम लोग अब डिस्कस करने लगे हैं कि लेट सपोज के हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस लिए रखा हुआ था। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रखा हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट। लेकिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया, बिजनेस ने ये डिसाइड किया कि अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी अब हम इसका रेंटल को ख़त्म करना चाहते हैं, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है लेकिन अब हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जनाब इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है फिर डेफिनेटली वो IAS 40 के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। हमें पता है कि IAS 40 के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट करते हैं, और जो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज से मुराद ये है कि बिजनेस अपने खुद के इस्तेमाल के लिए एक एसेट को यूज करना चाहता है, तो वो IAS 16 में प्रेजेंट होता है। तो एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में शिफ्टिंग एसेट्स की जा सकती है, ठीक है। और ये वाली चीज इंशाल्लाह आप आगे भी देखेंगे जब आप फाइनल के उसमें जाएंगे, फाइनल के पेपर में CFAP के अंदर, तो भी आप देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड से कोई एसेट, कोई लायबिलिटी, कोई फाइनेंशियल एसेट, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो दूसरे स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में जब फॉल करता है तो फिर हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एक एसेट से एक एक स्टैंडर्ड से जब दूसरे स्टैंडर्ड में आता है, तो ये जनरल रूल्स जो हैं ये आप जेहन में रखिएगा, दीज आर रूल्स ऑफ थंब। ये हर तरह के ट्रांसफर्स में फॉल करेंगे, ये हर तरह के ट्रांसफर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है जी। तो ट्रांसफर किसी भी स्टैंडर्ड से जब दूसरे स्टैंडर्ड में आपने करना है, तो सबसे पहली चीज आपने ये जेहन में रखनी है कि एक्चुअली आपने चेंज कर लिया है। इफ यू हैव जस्ट मेड योर माइंड मेड अप योर माइंड, अगर आपने सिर्फ अभी सोचा है कि यार इसको ऐसे कर देंगे, तो फिर आपने इसको चेंज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि IAS 40 से आपने तभी ट्रांसफर करना है अपने अकाउंट्स में जब एक्चुअली आपने उसमें चेंजेस कर दिए, ठीक है, जब एक्चुअली आपने वो प्रॉपर्टी यूज करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि अब आपने डिसाइड किया है कि आप IAS 40 में इसको नहीं करेंगे, अब आप इसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज परफॉर्म कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। नंबर 2, जब भी कोई भी आप ट्रांसफर करेंगे तो देयर विल बी ए ट्रांसफर डेट। लेट सपोज कि मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं, ये हमारी ट्रांसफर डेट है। जब भी कभी आप कोई भी चीज ट्रांसफर करेंगे एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में, तो देर इज ए कट ऑफ डेट, जिस डेट पे आपने वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उस डेट से पीछे एसेट जो है वो बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट होना चाहिए जैसे वो पुराने स्टैंडर्ड में प्रेजेंट होता था, और उस डेट से आगे एसेट नए स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रेजेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जमाना जहालत में, यानी कि जो पुराना ज़माना था उस ज़माने में, यानी कि जैसे पुराना पाकिस्तान था तो उसमें जो होता था वो वहीं पे रह गया, लेकिन इस डेट तक वो काम पूरे ज़ोरों शोर से किए जाएंगे। एसेट की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, एसेट की जो कैलकुलेशन है वो सारी हम लोग करेंगे, और इस डेट पे हम लोग इसको ले आएंगे। जैसे हम डिस्पोजल में करते हैं, तो कि जिस डेट पे डिस्पोज हुआ है एसेट उस डेट तक तो लाजमी तौर पे उसको चेक करना है, उस डेट तक तो लाजमी तौर पे उसकी कैलकुलेशंस और उसकी सारी वैल्यूज जो है ना वो हमने करनी है, उस डेट तक उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। हर चीज़ हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे पुराने ज़माने में किया करता था। लेकिन जैसे ही ज़माना तब्दील होगा, जैसे ही आप नए मॉडल में जाएंगे, जैसे ही आप नए स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो फिर आप वैसे करेंगे जैसे कि उस स्टैंडर्ड में किया जाता है। डू इन द रोम एज द रोमन्स डू। तो जनाब अगर आप इस तरह से ट्रांसफर करते हैं तो रूल यह है कि एसेट वैल्यूड एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर प्रीवियस स्टैंडर्ड टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जो भी एसेट है ट्रांसफर की डेट तक अपने पुराने स्टैंडर्ड के अंदर ही प्रेजेंट किया जाएगा और प्रॉपर प्रेजेंट किया जाएगा। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट अंडर प्रीवियस स्टैंडर्ड यूज्ड एज अ बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू
आफ्टर ट्रांसफर स्टैंडर्ड। देखिए जनाब, लेट सपोज कि आप यहाँ पे IAS 16 में एसेट को प्रेजेंट कर रहे थे और अब आपने इसको चेंज कर दिया और आपने कहा कि जी IAS 40 में एसेट को प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस डेट तक, ट्रांसफर की डेट तक एसेट IAS 16 के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग इसका कॉस्ट मॉडल फाइंड कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ये सारे के सारे इसमें से माइनस किए जाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस डेट तक की टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर फाइंड की जाएगी। लेट सपोज हम कहते हैं कि ये है, इस साल ट्रांसफर हुआ है, ये 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है, और जो चीजें ट्रांसफर हुई हैं वो हुई हैं 30 जून को। तो 30 जून तक 6 महीनों की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर IAS 16 के हिसाब से चार्ज की जाएगी, और उसके बाद जो इसकी फाइनल नेट बुक वैल्यू आएगी इस एसेट की, ट्रांसफर डेट तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद वो नेट बुक वैल्यू IAS 40 के लिए कॉस्ट कहलाएगी। सही है। लेट सपोज कि हमारे पास एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 4 मिलियन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 मिलियन की चार्ज हो चुकी है, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस भी 1 मिलियन का है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी नेट बुक वैल्यू जो है वो इस वक्त 2 मिलियन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी डेट तक की चार्ज हो चुकी है? इस डेट तक की चार्ज हो चुकी है। तो हमारे पास जो इसकी नेट बुक वैल्यू है 2 मिलियन। जब हम इस एसेट को ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो हम कहेंगे कि जनाब ये जो एसेट है ये तो हमारे पास आ गया है, इसकी कॉस्ट 2 मिलियन है। पुराने स्टैंडर्ड में इसके साथ जो कुछ होता रहा है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ओके। Carrying value of the asset under the previous standard used as a base cost for new after the transfer standard. This is another rule. नेक्स्ट, अब ये एंट्री के बारे में बता रहा है, डेबिट द एसेट अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड क्रेडिट द प्रीवियस स्टैंडर्ड। ठीक है जी। ट्रांसफर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मॉडल यूज्ड इन IAS 40। जिस वैल्यू के ऊपर आपने उसको ट्रांसफर करना है ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, कि आप IAS 40 में क्या क्या मॉडल यूज। अब सिनेरियोज का जिक्र करते हैं। लेट्स सपोज कि IAS 40 से आप ट्रांसफर कर रहे हैं IAS 2 में या 16 में। ठीक है जी। IAS 16 में या 2 में। 2 में तो खैर इतना ज्यादा प्रैक्टिकली होता नहीं है, हम लोग IAS 40 से IAS 16 में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, हमने ये अज्यूम किया कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ये अब हम लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से खत्म कर दिया और अब हम इसको यूज कर रहे हैं फॉर आवर पर्पसेस। सही है। और अल्टरनेटिवली इसमें एक चेंज हो सकता है कि IAS 16 से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं IAS 40 में। ठीक है जी। अच्छा, तो सिनेरियो बाय सिनेरियो चलते हैं। लेट्स सपोज कि हम IAS 40 से IAS 2 में स्टैंडर्ड को ट्रांसफर एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब वो हमारे पास जो है वो IAS 16 में या 2 में मूव हो गया। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जनाब। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 4 मिलियन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अभी तक इसकी चार्ज हो चुकी है 0.5 मिलियन। इस एसेट की कोई एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। चलिए एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस भी 0.5 मिलियन का रख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। नेट बुक वैल्यू जो है वो इसकी कितनी बनेगी? 3 मिलियन की। अब एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग कर रहे हैं 10%, 10% नहीं 5% कर लेते हैं, 5% स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। ये एसेट है हमारा IAS 40 का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और हम इसको कॉस्ट मॉडल पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं जी? कॉस्ट मॉडल। हमारा जो ईयर एंड है वो है दिसंबर, और हम लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को शिफ्ट किया है IAS 16 में, और जब हमने इसको IAS 16 में मूव किया है 30 जून को।
तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज आपने बतानी है, और IAS 16 में भी हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं और IAS 40 में भी हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। तो जरा गौर से देखें कि होगा क्या। होगा ये कि IAS 16 में जब हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही पहले 6 महीनों तक तो IAS 16 में ये एसेट जो है ये प्रेजेंट किया जाता रहेगा। इसकी 6 महीनों की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, और ये जो 6 मंथ की इसकी डेप्रिसिएशन है ये कैलकुलेट करने के बाद एसेट की नेट बुक वैल्यू हम टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे। तो जनाब अगर आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए कहा जाए तो हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जिस डेट पे एसेट ट्रांसफर हुआ है उस डेट तक की डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चार्ज करनी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एसेट जो है वो कॉस्ट मॉडल पे प्रेजेंट हो रहा है। तो इफ देयर इज अ कॉस्ट मॉडल, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पहले ये IAS 40 में था, मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को ही अपडेट कर देता हूँ। IAS 40 था और अब ये IAS 16 में चला गया। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि अब वो ट्रांसफर हो रहा है, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हमें पता है कि एसेट की कॉस्ट है जी 4 मिलियन, इसके ऊपर हम लोग 5% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और वो जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है वो अब साल की नहीं चार्ज करनी है, वो हमने 6/12 यानी कि 12 महीनों की चार्ज करनी। तो इसका 5% कितना बनेगा जनाब 4 मिलियन का 200,000, और इसकी जो 6/12 करके डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए की इसकी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने मजीद चार्ज कर दी। अब क्या हुआ कि अब हमारा एसेट जो है वो ट्रांसफर हो गया। हमने 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज की किस डेट के ऊपर, 30 जून के ऊपर। 30 जून के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज की, हम तो ये रेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया करते थे। 30 जून पे हमने डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज की कि अब ये एसेट यहाँ से डी रिकग्नाइज हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर हम एसेट की डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, जब एसेट डिस्पोज होता है या ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर भी एक एग्जांपल ऑफ डिस्पोजल है ना, कि हमारे अकाउंट से ये एसेट निकल चुका है। तो सबसे पहले हमने 30 जून तक की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके एसेट की के से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनमें क्या क्या वैल्यूज आ रही होगी। एसेट की कॉस्ट जो है उसमें आ रहा होगा 4 मिलियन। एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ रहा होगा, शुरू में था 0.5 मिलियन, इस साल मजीद 0.1 मिलियन की डेप्रिसिएशन होगी तो 0.6 मिलियन, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस में क्या आ रहा होगा 0.5 मिलियन। ठीक है जी। अब हम लोगों ने इस एसेट को डिस्पोज करना है, तो एसेट के कॉस्ट अकाउंट में से अमाउंट निकालेंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को जीरो करेंगे, क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस के अकाउंट को जीरो करेंगे, और जो बच जाएगा वो हमारा दैट विल बी द नेट बुक वैल्यू। इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है जनाब, इसकी नेट बुक वैल्यू है 2.9 मिलियन। और ये जो नया IAS 16 का एसेट बनेगा इसके लिए ये जो एसेट है इसकी वैल्यू बन जाएगी 2.9 मिलियन। तो हम लोग इसका ट्रांसफर करेंगे। अब जो ट्रांसफर है उसके लिए मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो एसेट है उसको हम क्रेडिट करेंगे, जितनी अमाउंट उस अकाउंट में पड़ी हुई है। देखें ना, ये डेबिट अमाउंट पड़ी हुई थी ना, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 4 मिलियन से, ताकि ये अकाउंट जीरो हो जाए। सिमिलरली इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.6 मिलियन की, ये क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था। आपको पता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये डेबिट हो जाएगी बाय ₹600,000, 0.6 मिलियन। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस जो इस एसेट का है दैट इज 500,000। इंपेयरमेंट लॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है जी। अगर हमने इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे प्रेजेंट किया होता तो इंपेयरमेंट इसमें ना आती। ओके, तो ये जनाब ये डेबिट कर दिए। अब हमने क्रेडिट करना है, सॉरी ये क्रेडिट कर दिए और डेबिट कर दिए। अब हमने
डेबिट करना है एसेट IAS 16 वाला। मैं IAS 16 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आप क्या लिख रहे हैं, अदरवाइज IAS 16 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एसेट है अब आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, और कितनी अमाउंट से गया है 2.9 मिलियन से, तो 2900,000। तो ये जनाब अकाउंटिंग एंट्री होगी। अकाउंटिंग एंट्री की डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो बिल्कुल टैली होगी कि हमने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट को जीरो कर दिया, इस अकाउंट को जीरो किया, इस अकाउंट को जीरो किया, इस अकाउंट को जीरो किया, और इन सब का जो फाइनल इफेक्ट था वो हमने उठा के IAS 16 में यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर कर दिया। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हम ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जिस डेट पे ट्रांसफर हो रहा है उस डेट से पहले उस एसेट को आपने वैसे ही ट्रीट करना है जैसा कि उस एसेट को आप उस रेलेवेंट स्टैंडर्ड में ट्रीट करते होते हैं। जब वो एक दफा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद उस एसेट के ऊपर आप लोग उसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया करेंगे वो उसकी IAS 16 के हिसाब से चार्ज किया करेंगे। अब देखें वैसे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर IAS 16 में आता है ये एसेट तो ये अगेन 5% स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही डेप्रिसिएट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जब एसेट एक दफा हमारे पास आ गया है, अब जो इसकी अगली डेप्रिसिएशन चार्ज होगी अगले 6 महीनों की, क्योंकि अभी ये साल पूरा नहीं हुआ है, इस साल सिर्फ इसकी 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो अगले 6 महीनों की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करनी पड़ेगी। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन PPE, यानी कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन गया है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और हम लोग क्या करेंगे कि एसेट की जो कॉस्ट है डेट इज 2.9 मिलियन डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 5%, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 6/12। सो दिस विल बी द कैलकुलेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब ट्रांसफर हो जाएगा एसेट एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में, तो उसके बाद उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी हम वही चार्ज करेंगे जो कि ट्रांसफर होकर उसकी अमाउंट आई है, उसको हम डीम्ड कॉस्ट कहेंगे, वो उसकी कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। तो 2.9 मिलियन multiply by 5% multiply by 6/12, what is the answer? 72,500। so the depreciation is 72,500 क्योंकि अब एसेट जो है वो ट्रांसफर हो गया है एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में। तो जनाब हमने जब एसेट हमारे पास पुराने स्टैंडर्ड में था उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी उसके पुराने ज़माने के हिसाब से, तो ये IAS 40 की एंट्री है। उसके बाद ये एसेट जो है ये ट्रांसफ़र होके IAS 16 में चला गया, तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। और ट्रांसफ़र होने के बाद जिस एसेट में ये गया, जिस स्टैंडर्ड में ये गया, उस स्टैंडर्ड के अंदर इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। अगर देख लें अगर करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी तो ना करें, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है कि आप जिस स्टैंडर्ड में गए हैं उस स्टैंडर्ड में इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप IAS 16 में नहीं गए, आप IAS 2 में गए हैं, विच इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। आपने इसको अपनी इन्वेंट्री बना लिया है, आपने ये जो रेंटल पर्पसेस के लिए ऑफिसेज लिए हुए थे आपने इनको छोड़ दिया है और इसको रेंटल की जगह पे अपनी इन्वेंट्री बना लिया है कि इसको अब हम बेचेंगे, जैसे हम बाकी घर जो है ना वो बनाकर बेचते हैं, ठीक है जी। तो इस केस में आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, आपको पता है इन्वेंट्रीज के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अभी हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उनको एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन जनरल रूल यही होगा, जनरल रूल यही होगा कि जब हम लोग एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में ट्रांसफर करेंगे तो जिस स्टैंडर्ड में वो एसेट ऑलरेडी है ट्रांसफर डेट तक वो उसी स्टैंडर्ड में जो है वैल्यू होगा, और उसके बाद जब वो ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर वो नए स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यू होगा। एट द डेट ऑफ ट्रांसफर जो पुराने स्टैंडर्ड की, जो पुराने एसेट की डेप्रिसिएशन, एट द डेट ऑफ ट्रांसफर जो पुराने एसेट की नेट बुक वैल्यू है वो ट्रांसफर होने के बाद नए स्टैंडर्ड में एसेट की डीम्ड कॉस्ट कंसीडर की जाएगी, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं जी IAS 40 से IAS 16 में आ जाए। जब हम IAS 40 में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं और हमारे पास IAS 16 में एसेट ट्रांसफर होता है, इसी सिनेरियो की एक और एक्सटेंशन देखते हैं जनाब। लेट्स सपोज कि हम लोग
कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम IAS 40 से IAS 16 में ट्रांसफर कर रहे हैं और IAS 40 में हम फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जनाब इसकी भी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगी कि यानी कि एट टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर हम लोग इस एसेट को IAS 40 में प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद इसको IAS 16 में प्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि फेयर वैल्यू मॉडल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती है, एसेट आपका फेयर वैल्यू पे आ रहा होता है। सही है जनाब। एसेट आपका किस अमाउंट पे प्रेजेंट हो रहा होता है? फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट हो रहा होता है। जब आपने ट्रांसफर किया है एसेट, इस डेट की आप फेयर वैल्यू लेंगे, उसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज ए फेयर वैल्यू गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद उसको IAS 16 में ट्रांसफर कर देंगे। गौर से सुनिएगा, अगर IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे प्रेजेंट कर रहा है तो फिर क्या होगा कि हम लोग इस डेट तक उसकी फेयर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर साल के एंड पे हम फेयर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग फेयर वैल्यू हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें हम एसेट जो है वो 1 जनवरी की फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट हो रहा होगा और अगली उसकी फेयर वैल्यू हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे? 31 दिसंबर पे प्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने ड्यूरिंग द ईयर 30 जून को एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दिया। अब जब हमने एसेट को ट्रांसफर किया IAS 40 से IAS 16 में, तो हमारे पास IAS 40 की फेयर वैल्यू आ गई। लेकिन ये फेयर वैल्यू कौन सी डेट की है? वो इस डेट की है। हम लोगों ने क्या करना है कि जिस डेट पे उस एसेट का खाता क्लोज करना है, उस डेट पे दोबारा उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस रिकॉर्ड करना है और फिर उसके बाद जो हमारे पास उसकी फेयर वैल्यू और उसकी फेयर वैल्यू जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, वो IAS 16 के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, DOT लिख देता हूं मैं इसको, दैट विल बी द कॉस्ट फॉर IAS 16। तो अगर आप IAS 40 से IAS 16 में ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस फेयर वैल्यू का गेन लॉस रिकॉर्ड करना है और उसके बाद उस फेयर वैल्यू को नए एसेट की डीम कॉस्ट बना दिया जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि हमारे पास एक एसेट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, एसेट नंबर X। इस एसेट के अंदर क्या है कि हमारे पास उसकी फेयर वैल्यू है एट 31 दिसंबर ईयर एंड 10 के अंदर 50 मिलियन, ले जी 50 मिलियन रख लेते हैं। 50 मिलियन का हमारा ये एसेट है जिसकी इसकी फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर ईयर एंड 10 में, ईयर 10 में इसकी फेयर वैल्यू है 50 मिलियन। ईयर 11 के अंदर 30 जून को हमने एसेट को ट्रांसफर कर दिया। हमने सोचा कि ये एसेट अब हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एसेट जो है ये IAS 16 की प्रॉपर्टी कहलाएगा और IAS 16 में जब ये जाएगा तो क्योंकि ये हमारा एसेट है, ये हमारी बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के अंदर जो है, चले इसको थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं, 40% जो है वो लैंड कंपोनेंट है और 60% बिल्डिंग का कंपोनेंट है। लैंड जो है वो डेप्रिसिएट नहीं होती है और जो बिल्डिंग है उसको हम लोग 10% पे डेप्रिसिएट किया करेंगे। ओके। अब ईयर 11 के मिड में जाके ये एसेट जो है ये IAS 16 में ट्रांसफर हो गया है और वहां पे क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं तो इस कॉस्ट मॉडल के अंदर डेफिनेटली IAS 16 में एसेट की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी होगी। सो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने बतानी है अकाउंटिंग
ऑफ ईयर 11 और 30 जून ईयर 11 पे जो इस एसेट की जो ट्रांसफर हुआ है इसकी फेयर वैल्यू है, लेट सपोज हम कहते हैं 55 मिलियन। ठीक हो गया जी। तो हमें ट्रांसफर डेट की फेयर वैल्यू भी चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, दोबारा से देख लेते हैं कि एक हमारे पास बिल्डिंग थी, लैंड और बिल्डिंग नंबर एक्स, जिसको हम करंटली यूज कर रहे थे एज इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, और हम उसको प्रेजेंट कर रहे थे IAS 40 के अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। हर साल के एंड पे हम उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया करते थे और उसकी फेयर वैल्यू का जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका जो गेन या लॉस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, ईयर 10 के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट की गई, गेन और लॉस हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इस वक्त हमारी बुक्स में वो एसेट 50 मिलियन पे आ रहा है जो कि पिछले साल की फेयर वैल्यू थी। लेकिन इस साल हमने ड्यूरिंग द ईयर 6 महीने गुजरे थे कि हमने एसेट को कैपिटल एप्रिसिएशन की बजाय अब हमने पर्सनल इस्तेमाल के लिए उसको रखना शुरू कर दिया। तो 30 जून तक हम लोग उस एसेट को IAS 40 में दिखाते रहेंगे। उसके बाद वो एसेट जब ट्रांसफर होकर IAS 16 में आएगा तो IAS 16 में एक और पंगा भी होता है। IAS 16 में उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती है, चाहे आप उसका कॉस्ट मॉडल फॉलो करें या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें। तो डेप्रिसिएशन के हवाले से दो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, वो ये कि ये जो टोटल प्रॉपर्टी है इसका 40% पार्ट लैंड कंसिडर किया जाता है इसकी कॉस्ट का, और 60% पार्ट इसका बिल्डिंग कंसिडर किया जाता है। और जो लैंड है डेफिनेटली वो तो डेप्रिसिएट नहीं होती है, बिल्डिंग जो है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो सवाल ये है कि व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 11। अब देखिए, पिछली दफा जो ट्रांसफर किया था तो 3 एंट्रीज की थी। पहले हमने डेट ऑफ ट्रांसफर तक डेप्रिसिएशन चार्ज की थी IAS 40 के अंदर। तो क्या यहाँ पे IAS 40 के अंदर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? तो जवाब है नहीं होगी, क्योंकि IAS 40 जो है उसमें फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं और फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा जाएंगे डेट ऑफ ट्रांसफर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, डेप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगी फॉर मंथ 1 टू मंथ 6। तो आंसर है नहीं, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है। अब जैसे ही ट्रांसफर होगा सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि ट्रांसफर की डेट की फेयर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फेयर वैल्यू गेन और लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर देंगे। अब देखें, अगर मैं टाइमलाइन इसकी ड्रॉ करूं तो टाइमलाइन कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू है 50 मिलियन, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 55 मिलियन। तो यहाँ पे जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले उसको, जैसे हमने कॉस्ट मॉडल में जब हमने ट्रांसफर किया था तो सबसे पहले उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेट ऑफ ट्रांसफर तक की फाइंड की थी और उसको रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद एसेट को ट्रांसफर किया था। सिमिलरली ये जो फेयर वैल्यू मॉडल है इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन, ये जो इसकी डेट ऑफ ट्रांसफर है उस डेट तक की उसकी फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। उसको सारा प्रॉपर रिकॉर्ड करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसको हम लोग ट्रांसफर किया करेंगे। तो जनाब नंबर 1 इज कि सबसे पहले हमने 5 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसकी एंट्री क्या करते होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, और हम लोग क्या कहते होते हैं, फेयर वैल्यू गेन अकाउंट क्रेडिट बाय ₹5 मिलियन और 5 मिलियन। दिस विल बी द फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि डेट ऑफ ट्रांसफर तक हमने एसेट की जितनी फेयर वैल्यू थी वो सारी फाइंड आउट कर ली और उस फेयर वैल्यू गेन या लॉस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। लॉस भी आ सकता है और लॉस आना कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब बेचते हैं जब आपको लग रहा हो कि इसमें अब मजीद कैपिटल एप्रिसिएशन का पोटेंशियल खत्म हो गया है और अब इसकी वैल्यू गिरना शुरू हो गई है।
तो ऐसे भी हो सकता है कि साल के शुरू में 50 मिलियन थी, मार्केट में इसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई, आपने डर के 6 महीने बाद बेच दी। तो ऐसे हो सकता है कि इसकी बेचने के वक्त जो फेयर वैल्यू है वो 48 मिलियन हो, या आपने इसको ट्रांसफर कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। जब आपने पर्सनल यूज के लिए ट्रांसफर किया तो उस वक्त इसकी वैल्यू 45 मिलियन रह चुकी थी, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड होगा, जो कि IAS 40 के हिसाब से ही रिकॉर्ड होगा। ले जनाब, तो जनाब IAS 40 में हमने फेयर वैल्यू का लॉस रिकॉर्ड कर दिया, और ये कौन से स्टैंडर्ड के अंदर एंट्री हुई है, IAS 40 में। अब हमने इसको ट्रांसफर करना है। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त इस एसेट से रिलेटेड फेयर वैल्यू मॉडल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका अकाउंट होता है, विच इज एसेट्स कॉस्ट अकाउंट। एसेट की जो कॉस्ट है, जो कि फेयर वैल्यू पे बार बार अपडेट हो रहा है, इस वक्त कितनी अमाउंट पे है जी, 55 मिलियन पे। तो हम लोगों ने इस कॉस्ट अकाउंट से 55 मिलियन निकालना है। कॉस्ट अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट 55 मिलियन से, और एसेट अंडर PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट बाय 55 मिलियन। मैं इसको भी, इस वर्ड को भी चेंज करता हूं। हम लोगों ने एसेट अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट किया, एसेट अकाउंट अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो था उसको क्रेडिट कर दिया, उसको जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ रहा था, उसमें 55 मिलियन आ रहा था। आप देखें ना, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनाऊं तो उसमें क्या आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ओपनिंग एसेट आ रहा होगा 50 मिलियन का, फेयर वैल्यू गेन जो है वो हमने इस साल कितना रिकॉर्ड किया है, 5 मिलियन का, तो इसका जो क्लोजिंग है वो कितना आ रहा होगा जी, 55 मिलियन का। हमने ये जो 55 मिलियन है इसको अब ट्रांसफर कर दिया है IAS 16 के एसेट के अंदर, तो इसकी जो एंट्री होगी वो आपके सामने यहाँ पे लिखी है। हम लोग क्या करेंगे, एसेट IAS 16 के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 55 मिलियन, तो ये हमारा जो एसेट है ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एसेट जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री होगी ट्रांसफर की। अब क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री बता दे, और उसने ये भी नहीं पूछा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर फेयर वैल्यू गेन की एंट्री बता दें, बस उसने हमसे ये पूछा है कि इसकी सारी एंट्रीज 2011 ये जो ईयर 11 है इसके अंदर जो भी एंट्रीज होगी वो सारी बताए। तो हमें पता है कि पहले 6 महीनों में ये एसेट की आपका फेयर वैल्यू गेन की एंट्री होगी, जब ये ट्रांसफर होगा तो फिर ट्रांसफर की एंट्री होगी, और ट्रांसफर होने के बाद रिमेनिंग 6 महीनों के लिए इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होगी IAS 16 के अंडर, क्योंकि अब ये एसेट IAS 16 में आ गया। तो जनाब IAS 16 में इस एसेट की डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज करनी है। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और जो हमारे पास अमाउंट होगी वो कैसी होगी, हमें पता है कि एसेट की टोटल वैल्यू है 55 मिलियन, 55 मिलियन का एसेट है। क्या इसके ऊपर सारे के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जी नहीं, हमने इसमें से सिर्फ इसके 60% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, विच इज द बिल्डिंग पार्ट। तो 55 मिलियन का 60% लेंगे हम, और उस 60% के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जी, 10%। ठीक हो गया जी, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, तो डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्या पूरे के पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जी बिल्कुल नहीं, हमने 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 6/12 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। 0.5 का क्या मतलब है, 6/12 ही है। तो अगर आप ICAP के भी सॉल्यूशंस देखें तो किसी जगह पे आपको वो मंथ बाय मंथ मंथ लिखते हुए नजर आएगा, किसी जगह पे वो 6/12 की जगह 0.5 लिख देगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है। तो 55 मिलियन का टोटल एसेट था, इसके सिर्फ 60% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, तो 55 मिलियन का 60% कैलकुलेट किया, उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, 10%, तो हमने इसको 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन क्या वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, जी नहीं, क्योंकि वो एसेट ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर हुआ है, तो जितनी देर वो एसेट IAS 16 में रहा है उतनी देर तक हमने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, एंड द आंसर इज 1.65 मिलियन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आई होप कि IAS 40 से ट्रांसफर की आपको समझ आई होगी। सिमिलरली इसी केस में अगर हम बात करें कि IAS 40 से IAS 16 नहीं बल्कि IAS 2 में ट्रांसफर हो रहा है, तो IAS 2 और 16 में कोई फर्क नहीं है। IAS 16 में सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, IAS 2 में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। तो अगर हम लोग इसी एसेट की बात करते हैं कि ये एसेट जो है ये
IAS 40 का 40 से IAS 40 से IAS 2 में ट्रांसफर हो रहा है और IAS 40 में हम लोग फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग एंट्रीज बिल्कुल सेम होंगी। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो है ना ये फेयर वैल्यू चार्ज करेंगे, फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट एंड फेयर वैल्यू क्रेडिट। उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो पहले हमने एसेट लिखा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब हम लिख देंगे स्टॉक, ठीक है जी, और अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट क्रेडिट, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एसेट का अकाउंट है वो क्रेडिट बाय रुपीज 55 मिलियन 55 मिलियन। तो आप देखें कि अगर IAS 2 में ट्रांसफर हो रहा है तो हम स्टॉक को डेबिट कर रहे हैं, अगर सेम सिनेरियो में IAS 16 में ट्रांसफर हो रहा है तो हम एसेट को डेबिट कर रहे हैं IAS 16 वाले को। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है IAS 2 के अंदर, और IAS 16 के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। IAS 2 में एक और काम होता है, अगर आपको याद हो, हम लोग उसकी नेट वो NRV कैलकुलेट करते हैं, NRV कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि IAS 40 से अगर हम लोग IAS 16 या IAS 2 में ट्रांसफर करें और अगर हमने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया तो फिर क्या करना है, और अगर हमने कॉस्ट मॉडल यूज किया तो फिर क्या करना है। अब डेफिनेटली आगे चल के हम लोग जैसे ये हर पॉइंट को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, इसकी समरी भी डिस्कस करेंगे, इसकी समरी बनाएंगे और उस समरी को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम IAS 40 टू IAS 16 अंडर फेयर वैल्यू विद एग्जांपल। आप इसको करें अब। अच्छा जी, एक सवाल देखते हैं जी। Entity has investment property carried at its fair value of rupees 1 million on 1 January 2019 with remaining useful life। फेयर वैल्यू पे एसेट प्रेजेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 1 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू है 1 जनवरी 2019 पे, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। अब हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि उसने कहा है कि हम लोग एसेट को फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फेयर वैल्यू पे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करते हैं तो हम उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन हमें आगे कहीं यूज में आ जाए। एंटिटी ए यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। ये बात उसने दोबारा बता दी। पहले उसने ये बताया कि ये फेयर वैल्यू पे कैरी किया हुआ है, दूसरा उसने ये बताया कि हम लोग IAS 40 के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल करते हैं। ऑन 30 जून 2019 30 जून 2019 को कब हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2019 पे उसने हमें फेयर वैल्यू दी हुई है। अब उसने जो अगली डेट हमें दी है वो 30 जून दी है, यानी कि 6 महीनों बाद। इट वाज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। आपने उसको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने का सोच लिया है। जो बिल्डिंग आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है वो अंडर IAS 16 वैल्यू की जाती है। एट दिस डेट, एट विच डेट, एट 30 जून 2019 द फेयर वैल्यू वॉज 1.2 मिलियन। ले जनाब, एसेट की जो फेयर वैल्यू थी वो 1.2 मिलियन आ चुकी है। एसेट की जो फेयर वैल्यू है 1.2 मिलियन है, किस डेट के ऊपर, डेट ऑफ ट्रांसफर के ऊपर। ऑन 31 दिसंबर 2019 31 दिसंबर, और उसके साथ उसने बता दिया ईयर एंड, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू रुपीज 1.3 मिलियन। Generalize entries if entity A uses cost model under IAS 16। अब देखें ना, IAS 16 के अंदर भी तो हम लोग दो मॉडल्स फॉलो करते हैं। अगर फर्ज करें कि वो कहता है कि IAS 16 के अंदर हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं और हमने रीवैल्यूएशन करनी है, तो फिर हमें ये वाली फेयर वैल्यू जो 31 दिसंबर 2019 की है वो हमारे लिए रेलिवेंट होती है। लेकिन अब क्योंकि एसेट हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर कर देना है, तो फिर इसलिए हमारे पास इसमें अब कोई ये 1.3 मिलियन की फेयर वैल्यू है, इसका कोई मकसद नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी टाइमलाइन को विजुअली ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि चल क्या रहा है। डेट ऑफ ट्रांसफर ये है, इससे पहले IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में चल रहे हैं, इसके बाद IAS 16 कॉस्ट मॉडल पे चले जाएंगे। ओके, इस डेट के ऊपर हमारे पास जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है, 1 मिलियन है, और जिस डेट पे ये ट्रांसफर हुआ उस डेट पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 1.2 मिलियन। तो सबसे पहले तो हम फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग कहेंगे फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एसेट का अकाउंट जो है वो डेबिट और फेयर वैल्यू गेन अकाउंट जो है वो क्रेडिट बाय रुपीज व्हाट, बाय रुपीज 0.2 मिलियन। पहले आपकी थी 1 मिलियन, अब होगी 1.2 मिलियन। तो 0.2 मिलियन का आपका फेयर वैल्यू का गेन है। तो हम लोग अमाउंट्स को थाउजेंड्स में लिख लेते हैं। 0.2 मिलियन का मतलब है 200,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि रुपीज इन थाउजेंड्स है। ठीक है जी, हजार की जो है ना वो हम लोग राउंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि डेट ऑफ ट्रांसफर तक एसेट के साथ इंसाफ किया, उसकी जिंदगी क्योंकि मूव हो रही थी IS-40 से IS-16 के अंदर। तो जब तक वो IS-16 में था हमने उसको उसकी ज़िंदगी के तमाम मज़े दिए, हमने उसको ज़िंदगी की तमाम हसरतें पूरी करने दी। और जब वो एसेट जिस डेट पे ट्रांसफ़र हुआ उससे एक दिन पहले तक वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहा था IS-40 के अंदर। IS-40 के अंदर रूल ये होता है कि आपने उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके आपने उसका जो गेन है वो रिकॉर्ड कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास 1.2 मिलियन पे आ गई है। अब उसकी ज़िंदगी में आएगा भौचाल, एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और अब वो IAS-40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहा, अब वो IS-16 की एसेट में मूव हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस डेट पे जो उसकी फाइनल वैल्यू आई है वो आई है 1.2 मिलियन। तो वो IS-16 के लिए कॉस्ट कंसिडर होगा। तो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं, एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और क्रेडिट करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस वक्त हमारे पास कितने पे पड़ी हुई है, 1.2 मिलियन पे, यानी कि 1200 पे। राउंडिंग का हमेशा ख्याल रखना है। बच्चे सबसे ज्यादा गलती जो करते हैं वो राउंडिंग में करते हैं। और अब इसको कैसे ठीक किया, कैसे ख्याल रखा जाएगा, प्रैक्टिस में जब भी आप अमाउंट लिखने लगे आप देखें कि क्या आप उसकी डिनोमिनेशन ठीक लिख रहे हैं, क्या रुपीज इन थाउजेंड लिखना है, क्या रुपीज इन मिलियंस लिखना है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी प्रैक्टिस ये करते चले जाएंगे तो आपका माइंड फिर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा इस तरह की चीज़ों को सबकॉन्शियस में रखने में। ठीक है, और फिर जब आप कभी गलत करेंगे तो वो आपका माइंड आपको बता रहा होगा कि जनाब अब आपने डिनोमिनेशंस ठीक नहीं लिखी हैं। बहरहाल अब एसेट आ गया है IAS-16 के अंदर, और IAS-16 में आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। तो अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। प्रॉब्लम ये हो गई कि डेप्रिसिएशन की तो आपको कोई उसने बात ही नहीं बताई। यहाँ पे अब हम फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये वाली इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी कि जब उसने कहा था कि 1 जनवरी 2019 को उसकी एसेट की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो है 10 ईयर्स। एसेट की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है जब आप 1 जनवरी 2019 पर थे। मजीद 0.5 ईयर्स यानी कि 6 महीने गुजरने के बाद डेट ऑफ ट्रांसफर पे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह चुकी होगी एट दिस डेट? What will be the remaining useful life of the asset at this date? 9.5 years, 9.5 साल की इसकी जो है ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह चुकी होगी। ठीक है जनाब, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई की कि एसेट जो है इसकी कॉस्ट क्या है, और उस कॉस्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से एसेट के अंदर। अब हम लोगों ने क्या करना है, उस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हमें पता है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की वर्किंग क्या होगी, एसेट की जो कॉस्ट है वो इस वक्त है 1.2 मिलियन, तो 1200 लिख देता है, सही है। 1200 डिवाइडेड बाय 9.5, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन क्या मेथड क्या है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड विद नील रेजिडुअल वैल्यू, या सर डेप्रिसिएट हो रहा है। अब सवाल ये है कि इस कैलकुलेशन से तो हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो क्या पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? जी नहीं, हमने सिर्फ 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 6/12। तो 6/12 6 महीनों की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी बनेगी जनाब, 63,158। तो हम इसको थाउजेंड्स में क्योंकि राउंड कर रहे हैं तो 63 ही लिख देते हैं। तो 63,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब चार्ज आप करेंगे। ये जो
वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है एज एट ईयर एंड, और ईयर एंड के ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1.3 मिलियन। इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि अब आप एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अब आप एसेट को कॉस्ट मॉडल पे प्रेजेंट कर रहे हैं IAS 16 के अंदर। ठीक है जी, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस वाज द क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें और हम अगर सिर्फ एक चीज चेंज कर दें कि IAS 16 में जो एसेट है वो रीवैल्यूएशन पे चल रहा है, रीवैल्यूएशन अमाउंट पे चल रहा है, तो हम फिर ईयर एंड पे 1.3 मिलियन के हिसाब से उसका रीवैल्यूएशन गेन फाइंड कर लेंगे और रीवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड कर लेंगे एसेट के अंदर। और रीवैल्यूएशन गेन की आपको पता है 2 एंट्रीज होती हैं। लेट्स सपोज कि अगर यही सवाल होता और वो आपको कहता कि जनाब हम लोग एसेट को कॉस्ट मॉडल नहीं बल्कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर चल रहे हैं और करंट ईयर में आपने रीवैल्यूएशन करनी है, तो आप क्या करते कि एसेट की सबसे पहले आपने IAS 40 में उसकी फेयर वैल्यू रिकॉर्ड की, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया, दूसरे नंबर पे आप उसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इसको ट्रांसफर कर देंगे, तीसरा आप बिल्कुल इसी तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जैसे आप करते हैं, और चौथा क्या होगा जनाब कि आप लोगों ने इसके ऊपर रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी, तो जब आप रीवैल्यूएशन इसकी रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी है 63 की, एसेट क्रेडिट होकर 63 हो जाएगा। उसके बाद आप अगली वर्किंग किया करते होते हैं, और वर्किंग क्या है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है दैट इज 1.3 मिलियन, इसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी है, एसेट की नेट बुक वैल्यू 1.2 में से 0.063 माइनस किया तो हमारे पास आ जाती है जनाब, इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, एसेट की कॉस्ट 1.2 मिलियन है कॉस्ट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता है कितनी है जी 0.06, तो हमारे पास जो एसेट की नेट बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 1.14। ठीक है जी, तो 1.1 कर लेते हैं या 1.14 ही लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू का गेन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.16 मिलियन। तो हम लोग उसकी एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट बाय ₹160 और रीवैल्यूएशन सरप्लस बाय ₹160, क्योंकि यहां पे हम रुपीज इन थाउजेंड्स लिख रहे हैं और यहां पे हम रुपीज इन मिलियंस लिख रहे हैं। ठीक है जनाब, तो 0.16 मिलियन का रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा और वो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद अगले सालों में जब भी आप एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में मूव किया करेंगे। तो ये 2 एंट्रीज आप मजीद तब करेंगे जब एग्जामिनर आपको कहता कि भाई साहब हम लोग जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, IAS 16 में हम लोग कॉस्ट मॉडल यूज नहीं कर रहे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर IAS 40 से IAS 16 या 2 में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या करते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है कि IAS 16 से IAS 40 में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मूव हो रही है। ये कब होता है, ये तब होता है कि पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी को यूज कर रहे थे, फिर हम लोग शायद एक नई प्रॉपर्टी में चले गए, हम लोगों ने नया हेड ऑफिस बना लिया और या हमने कहीं पर रेंट पे जगह ले ली और वहां पे जाके हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और ये जो हमारा ऑफिस था जिसको हम पहले यूज कर रहे थे हमने उसको वैकेंट कर दिया है और अभी हमारा उसको डिस्पोज करने का, बेचने का इरादा नहीं है। हम कहते हैं कि यार इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर रेंटल पर्पसेस,
और जब इसकी कोई हमें अच्छी आवाज लगेगी, अच्छी वैल्यू मिलेगी, हम इसको सेल कर देंगे। अभी इसकी वैल्यू को बढ़ने देते हैं। तो IAS 40 से IAS 16 में ट्रांसफर्स जो हमने पहले पढ़े थे वो इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ की बात करें तो ज्यादा जो ट्रांसफर्स होते हैं वो IAS 16 से IAS 40 में होते हैं। कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, हमने उसको इस्तेमाल कर रहे थे हम, और फिर उसके बाद हमने कहा कि यार चलो अब इसको जो है वो सेल के लिए रख लेते हैं या इसको रेंट पे दे देते हैं, बाकी अपना काम कर लेते हैं। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है कि हम लोगों ने पार्शियली प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी, या पार्शियली जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे दिया। यानी कि 6 फ्लोर थे, 6 में से 3 अपने पास रख लिए, 3 हमने रेंट पे दे दिए। तो वो जनाब जितने तीन जो थे जो हमने पहले अपने पास रखे हुए थे वो अब हमने रेंट पे दिए हैं, तो वो फिर अब IAS 16 से ट्रांसफर होकर IAS 40 में चले जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में यही चीज डिस्कस की थी जो हमने पहले लेक्चर्स पढ़े थे, उसमें हमने यही बात की थी कि जनाब अगर IAS 16 में हमारी 6 फ्लोर्स हैं और उनमें से हम 3 फ्लोर्स जो हैं वो रेंट पे दे देते हैं और वो चीज़ें एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकती हैं, तो फिर हम लोग जो रेंट पे दी हुई हैं उनको IAS 40 में ट्रीट करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, IAS 16 अगर चल रहा है और हम लोग IAS 40 में कॉस्ट मॉडल पे आ जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि जनाब इस डेट पे ये डेट ऑफ ट्रांसफर है, इससे पहले हम IAS 16 फॉलो कर रहे हैं, कोई भी मॉडल है, हम IAS 16 में कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं या हम IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे हैं, और हम लोग यहां पे आ जाते हैं IAS 40 में जहां पे हम लोग कॉस्ट मॉडल लेकर चल रहे हैं। तो जनाब चीज बहुत ही इजी है, हर एक बात को अलग अलग बताने का मकसद ये है कि आपको सारे सिनेरियोज कवर होते हुए नजर आए। लेकिन जरा सोचें कि क्या होना चाहिए। यही होना चाहिए ना कि डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले जिस डेट पे वो एसेट ट्रांसफर हुआ है, अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है या फिर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, उस डेट तक की एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी चाहिए, और उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उस डेट पे जाके जो उसकी फाइनल नेटबुक वैल्यू बनेगी वो IAS 40 के लिए उसकी कॉस्ट होनी चाहिए। सही है। तो जनाब अगर हम लोगों के पास एक एसेट है, उसकी डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले की जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर दें। आप लिखें एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, जितना भी जो कुछ भी है उसका जो फाइनल नेट बुक वैल्यू बनी है वो जैसे ही ट्रांसफर होगा वो कॉस्ट बन जाएगी IAS 40 की। सही है। और उसके बाद हम IAS 40 को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? लेट सपोज कि हमारे पास कॉस्ट मॉडल से एसेट ट्रांसफर होकर IAS 40 में जा रहा है, तो हम एसेट यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे एसेट IAS 16 वाला, इसकी कॉस्ट, और डेबिट करेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस ऑफ द एसेट। ये हमेशा ध्यान में रखें कि इन तीनों चीजों का मतलब ये है कि हम एसेट की नेट बुक वैल्यू लिख रहे। एसेट पूरी की पूरी कॉस्ट हम लोगों ने जब माइनस कर दी है तो वो हमने ज्यादा कर दिया है। क्यों? क्योंकि एसेट की पूरी कॉस्ट अब एसेट के नेट बुक वैल्यू के अंदर नहीं है, उसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी किस अमाउंट से? नेट बुक वैल्यू से। और एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं, कॉस्ट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, वो हमारा सारा का सारा जो है वो जीरो हो जाएगा। हमें उनको खत्म करना है ताकि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा सके। ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज सेम कॉन्सेप्ट जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। उन्हीं रूल्स को, उन्हीं लॉजिक को फॉलो करते हुए ये कॉन्सेप्ट है और आपने इसको लेकर चलना है। अब मैं बात करता हूं कि अगर हमारे पास हो
IAS 16 फेयर वैल्यू मॉडल, हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल को लेकर चल रहे हैं, सॉरी IAS 16 में इसको रीवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं। एसेट को रीवैल्यू किया हुआ है, तो एसेट जो है वो फिर हमारे पास किस अमाउंट पे आ रहा होगा भला? एसेट की नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया करेंगे हम? एसेट की नेट बुक वैल्यू किया करेंगे फेयर वैल्यू लेस subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment loss। ऐसे ही करते रहे, फिर ही उसकी नेट बुक वैल्यू बनती है ना। तो जनाब ये नेट बुक वैल्यू IAS 40 में चली जाएगी, उसकी कॉस्ट बन जाएगी। IAS 40 में हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल है, हम लोगों ने डेट ऑफ ट्रांसफर तक की एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, उसको उठा के IAS 40 के कॉस्ट मॉडल में ले जाना है। तो IAS 16 हो, उससे उठा के IAS 40 के कॉस्ट मॉडल में लेकर जाना इजी है। उस डेट तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, जो उसकी नेट बुक वैल्यू आए वो IAS 40 के लिए कॉस्ट मॉडल होगा। सब्सिक्वेंटली आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, एसेट जब IAS 40 में चला जाएगा तो इस डेट के ऊपर, इस टाइम पीरियड के लिए उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कि नहीं होगी? सोचें जरा। बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि एसेट इस वक्त IAS 40 में है और वो कॉस्ट मॉडल पे है। हो सकता है कि कॉस्ट मॉडल के ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं नहीं इसकी यूजफुल लाइफ इतनी नहीं, अब इतनी है, क्योंकि आपको पता है कि यूजफुल लाइफ मैनेजमेंट की इंटेंशन होती है। एसेट ऐसे थोड़ी है, अगर देखें ना, ये बात हमने पहले भी की थी कि ऐसे थोड़ी है कि अगर एक बिल्डिंग है हमारे पास और हम कहते हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ है 50 साल, तो वो बिल्डिंग 50 साल जिस दिन पूरे होंगे अगले दिन हम आएंगे तो वहां से बिल्डिंग गायब हो चुकी होगी, बिल्डिंग तो वहीं पे मौजूद होगी। ऐसे भी हो सकता है कि बिल्डिंग बड़ी अच्छी कंडीशन में हो और हमें लगे कि यार ये तो अगले 50 साल तक चल जाएगी, और लेकिन हम तो इसको पूरा डेप्रिसिएट कर चुके हुए हैं, हमारी बुक्स में तो इसकी नेट बुक वैल्यू 0 आ रही है, हमने तो इसको 50 साल में डेप्रिसिएट कर दिया। फिर अब क्या करें? एसेट को दोबारा खड़ा करें, उसकी कॉस्ट दोबारा बुक्स में लेकर आए और उसको दोबारा 50 साल तक डेप्रिसिएट करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोगों को ये चीज ज़हन में लानी होती है कि यार अच्छा, अब एसेट को हमने कितनी देर तक यूज करना है, उसके बाद जो एसेट की वैल्यू बच जाएगी वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे ही हम ट्रांसफर करें, कोई भी ट्रांसफर करें, IAS 16 से 40 में जा रहे हैं, 40 से 16 में जा रहे हैं, 40 से 2 में जा रहे हैं, 2 से 40 में आ रहे हैं, और फिर हम लोग ये डिसाइड करें कि नहीं यार इसकी यूजफुल लाइफ अब इतनी नहीं, इतनी है, तो जो नई यूजफुल लाइफ होगी उसके हिसाब से आपने उसकी डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंटली चार्ज करनी होगी। ओके, तो ये सिनेरियो तो इजी है। जो सिनेरियो हमने डिस्कस करना है, जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, वो ये है कि हम लोग IAS 16 से IAS 40 में जा रहे हैं और IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, IAS 16 से IAS 40 में जा रहे हैं और IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जनाब लेट सपोज कि ये डेट ऑफ ट्रांसफर है, ये सारा साल मैंने ड्रॉ कर दिया है। पहले जो एसेट है वो IAS 16 के अंदर ट्रीट हो रहा था, चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे हो रहा था या वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो रहा था। गौर से देखिएगा, यहां पे ट्रांसफर हुआ और उसके बाद ये एसेट जो है वो IAS 40 में आ गया, जो कि फेयर वैल्यू पे है। क्या डिफरेंस है? इससे पहले जो हमने देखा था उसमें था कि एसेट जो है ये कॉस्ट मॉडल पे है, अब हम देख रहे हैं कि एसेट जो है ये फेयर वैल्यू मॉडल पे है। तो जब एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे होगा तो इस डेट पे जब हमने उसकी तैयारी करनी है ट्रांसफर करने के लिए, तो हमें उसको उठा के लेकर जाना होगा फेयर वैल्यू के ऊपर। ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, जो कि बाकी रिमेनिंग जो हम लोगों ने लॉजिकल बातें की हैं कि ये लॉजिक इसकी यही सिंपल बनती है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। और से देखिएगा, IAS 16 कॉस्ट मॉडल पे आप हैं, सबसे पहले आप इस टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे जनाब? नंबर 1 डेप्रिसिएशन अंडर IAS 16 for time
बिफोर ट्रांसफर। इजी बात है कि जब आपने ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर से पहले वाला जो टाइम है उसके ऊपर आपने IAS 16 के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। दूसरी चीज गौर से देखिएगा, ये थोड़ी सी डिफरेंट, ये नई बात है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को मैं ब्लू कलर से लिखता हूं। तो जनाब बात ये है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं या आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, दोनों मॉडल्स में यू हैव टू फाइंड द फेयर वैल्यू of asset exactly before the transfer and charge the fair value gain to OCI। लें जनाब, आप कॉस्ट मॉडल पे हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, अगर आप IAS 40 की फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं तो डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो फेयर वैल्यू का गेन होगा वो इधर नहीं गिरेगा बल्कि इधर गिरेगा। ऐसे नहीं करेंगे कि हम ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद IAS 40 में उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की का जो फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि ऐसे होगा कि हम कॉस्ट मॉडल पे हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, हम लोग एक दफा ट्रांसफर से पहले एसेट की रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो एसेट है वो आगे फेयर वैल्यू मॉडल में जा रहा है। तो अब देखें ना, एसेट अगर आगे फेयर वैल्यू में जा रहा है तो उसकी कॉस्ट नहीं बल्कि आपको फेयर वैल्यू चाहिए होगी फॉर द ट्रांसफर। ये बात बड़ी जरूरी है, इसको मैं रिपीट करता हूं। देखें, एसेट आपके पास यहाँ पे जिस मर्जी मेथड में हो रहा है, IAS 16 के अंदर जो मर्जी मेथड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको IAS 40 में जो एसेट लेकर जाना है उसकी फेयर वैल्यू लेकर जानी है। क्या ख्याल है? IAS 40 में जो आपको एसेट लेकर जाना है इस डेट के ऊपर, वो आपको IAS 40 को एसेट की फेयर वैल्यू देनी है, ना कि इसकी कॉस्ट देनी है। तो अगर आप कॉस्ट मॉडल में हैं तो भी, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में हैं तो भी हमें एसेट को रिवैल्यूड अमाउंट पे लेकर जाना होगा बिफोर ट्रांसफर। अब आप सोच रहे हैं कि सर अगर हमारा एसेट कॉस्ट मॉडल पे है क्या फिर भी उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे? कॉस्ट मॉडल में तो रिवैल्यूएशन नहीं होती IAS 16 के अंदर, हमें याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जो बिल्कुल ठीक है नहीं होती। यही तो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि जब हमने कॉस्ट मॉडल पे एसेट को IAS 16 में प्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ से उठा के IAS 40 में लेकर जा रहे हैं, तो IAS 40 में ले जाने से पहले उसको रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसकी रिवैल्यूएशन लेकर आनी पड़ेगी और वो जो रिवैल्यूएशन गेन है वो OCI में चार्ज करना होगा। हालांकि हम IAS 16 कॉस्ट मॉडल में रिवैल्यूएशन चार्ज नहीं करते। सिमिलरली अगर तो हम IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं और रिवैल्यूएशन तो हम लोग एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद करते हैं, तो अभी वो पीरियोडिक इंटरवल आया ही नहीं, तो क्या हम फिर भी उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे? तो आंसर है जी बिल्कुल, उसकी फिर भी रिवैल्यूएशन की जाएगी, क्योंकि अब वो एक और स्टैंडर्ड में जा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे इसकी एक बड़ी सिली सी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना वो लेट सपोज अगर बॉयज ने डिसाइड किया हुआ है कि वो हर 25 दिन के बाद या 20 दिन के बाद कटिंग कराएंगे, ठीक है, तो हम 1 महीने के बाद कटिंग कराते हैं। लेकिन फर्ज करेंगे अगर बीच में कोई फंक्शन आ जाए, को 15 तारीख को 17 तारीख को, तो हम फिर कटिंग करा लेते हैं 15-17 को। तो कहने का मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन भी हम लोग इसी तरह से एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद करते हैं, लेकिन ये जो डेट ऑफ ट्रांसफर के ऊपर आके हम फिर दोबारा एक दफा उसको रिवैल्यू करा लेते हैं, ताकि जो एसेट है, जो IAS 40 है, उसको अपडेटेड फेयर वैल्यू मिले, क्योंकि IAS 40 फेयर वैल्यू पे चल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ IAS 40 में अगर हम जा रहे हैं और IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है, तो हमने एसेट को तैयार करके उसको देना है, एसेट की फेयर वैल्यू पे ला के उसको देना है। और उसके बाद क्या होगा जनाब, आगे पॉइंट 3 ये है कि जब एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, इसके बाद रिमेनिंग लाइफ के लिए तो वो डेप्रिसिएट तो नहीं होगा क्योंकि वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है, लेकिन इस डेट के ऊपर दोबारा से उसकी फेयर वैल्यू देखी जाएगी और अब जो उसका फेयर वैल्यू गेन होगा या फेयर वैल्यू जो लॉस होगा वो
प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है, और IAS 16 का फेयर वैल्यू गेन जो है वो OCI में चार्ज होता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गेन और लॉस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेकर जाते, ये प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रखा ही प्रॉफिट और लॉस के लिए, गेन या लॉस गेन हासिल करने के लिए है, और उसके साथ हो सकता है लॉस भी आ जाए। तो जनाब प्रॉफिट, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसको तो हमने रखा ही फेयर वैल्यू गेन हासिल करने के लिए, तो जब इसका गेन आएगा तो वो हम फॉरेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन IAS 16 वाली प्रॉपर्टी को हमने प्रॉफिट हासिल करने के लिए नहीं रखा हुआ, इसलिए जब उसका गेन आएगा तो वो हम लोग OCI में चार्ज करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे, जो कि होता है एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब आपको IAS 14 और IAS 16 की थोड़ी बहुत लॉजिक समझ आना शुरू होगी कि ये 40 और 16 को अलग अलग क्यों किया गया है। क्योंकि हमारी इंटेंशंस डिफरेंट हैं, उनसे हासिल होने वाले प्रॉफिट्स डिफरेंट हैं, फेयर वैल्यू गेन्स को इंटरप्रेट करने की चीजें डिफरेंट है कि फेयर वैल्यू गेन को कैसे हम इंटरप्रेट करें, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसलिए हम लोगों ने IAS 40 और IAS 16 को अलग अलग किया। एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं जी। कहा गया है कि द एंटिटी बी हैज द प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस कैरीड एट ₹1 million on 1 January 2019 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। एक उनके पास वेयर हाउस है जिसको वो यूज कर रहे हैं। अगर तो ये वेयर हाउस है इसका मतलब है इट इज बीइंग यूज्ड, तो कहने का मतलब है कि ये IAS 16 की प्रॉपर्टी है। ऑन 30 जून 2019 यानी कि उसी साल 6 महीनों बाद, ये 1 जनवरी की बात कर रहा है, 6 महीनों बाद क्या हुआ कि द प्रॉपर्टी वाज वेकेटेड एंड द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। यानी कि अब ये IAS 40 में चली गई है। कब गई है? साल के मिड में। 6 महीने हमने उसको IAS 16 में यूज किया है और अब 6 महीने हम उसे IAS 40 में रखेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2019 ईयर एंड की बात कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी has increased to ₹1.3 million, और 1.2 million कब है? at the date of transfer। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर 1.2 मिलियन है और फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ईयर एंड जो है 1.3 मिलियन है। जनरलाइज करना है, अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी है। अगर इफ द एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू मॉडल है अंडर IAS 40। ये वही चीज आगे जो भी हमने यहाँ पे ये वाला सिनेरियो डिस्कस किया है कि हम जब कॉस्ट मॉडल में हैं तो हमें फेयर वैल्यू मॉडल के लिए एसेट को तैयार करके देना होगा, तो अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग लिखेंगे। तो जनाब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, इसका लिखेंगे जनरल एंट्रीज बनानी है जी। और जनरल एंट्रीज क्या क्या है जनाब? नंबर 1 सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी उस टाइम पीरियड की। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है जनाब? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी यहाँ पे एग्जामिनर को लिख देते हैं, क्या याद करेगा? 1 मिलियन की एसेट की कॉस्ट है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स डिवाइडेड बाय 10 और टाइम पीरियड है जनाब 6/12, 6 महीनों की डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। सो द डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू 50,000 की डेप्रिसिएशन और 50,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जनाब, ओके। नंबर 2, हालांकि एसेट जो है वो हमारा कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था, फिर भी हमने एसेट की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है, उसको फेयर वैल्यू गेन पे लेकर जाना है, तो यानी कि हमने उसकी रीवैल्यूएशन करनी है। तो रीवैल्यूएशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी कि जनाब हम लोग सबसे पहले एसेट की जो फेयर वैल्यू गेन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फेयर वैल्यू गेन कैसे आ गया जी? फेयर वैल्यू गेन की अगर हम बात करें, रीवैल्यूएशन गेन की, हमने अब यहाँ पे उसकी रीवैल्यूएशन करनी है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग बना लेता हूँ इस जगह पे, क्योंकि नीचे हमारी जो है वो खराब होगी कैलकुलेशन। मैं यहाँ पे एक वर्किंग बनाता हूँ। देखिए जी, एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू है एसेट की एट द डेट ऑफ ट्रांसफर 12000000, 12 लाख रुपए के ऊपर एसेट को हमने प्रेजेंट करना है।
एसेट की कॉस्ट कितनी है, एसेट की जो कॉस्ट है, जो उसकी नेट बुक वैल्यू है वो है हमारे पास कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी कॉस्ट है 100,000 की, 1 मिलियन की, और उसके ऊपर 50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो यानी कि उसकी नेट बुक वैल्यू है 9,50,000। तो उसके ऊपर हमारा जो गेन आया है वो आया है 2,50,000, 250,000। तो 250,000 का जो गेन है वो हम लोग चार्ज करेंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन की आपको पता 2 एंट्री करनी होती है। सबसे पहली एंट्री है कि जनाब हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट के अंदर ट्रांसफर करते हैं 50,000 और 50,000। देन हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करते होते हैं। एसेट को कर दिया डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से अकाउंट बनाते होते हैं जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस 250,000। एंड अब क्या हुआ कि एसेट जो है वो हमारा रीवैल्यू होके फेयर वैल्यू पे चला गया है जो कि है 120,000। अब हम इसका ट्रांसफर करेंगे। जब हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, और एसेट IAS 16 वाला जो है वो क्रेडिट कितने से, 12 लाख रुपए से, क्योंकि हमने उसको 12 लाख रुपए के ऊपर ले आए थे। 12000000। अब रीवैल्यूएशन करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद IAS 40 के अंदर इस एसेट की कोई डेप्रिसिएशन अगले 6 महीनों की चार्ज नहीं होगी। अगले 6 महीनों के बाद ईयर एंड के ऊपर एसेट की फेयर वैल्यू हम देखेंगे। एसेट की फेयर वैल्यू और ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया ना, IAS 16 से निकल के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया। तो अगले ईयर एंड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जितना डिफरेंस होगा वो हम लोग फेयर वैल्यू गेन के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। उसने हमें बताया है कि अगले ईयर एंड के ऊपर एसेट की जो वैल्यू है वो 13 लाख रुपए आ जाती है। तो हम लोग एसेट की रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करेंगे जी। हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट एंड फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट बाय रुपीज 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 12 लाख रुपए का एसेट पहले से बुक्स में था और अब उसकी फेयर वैल्यू 13 लाख रुपए हो चुकी है। ये इसकी फेयर वैल्यू होगी और इसकी जो बुक वैल्यू है या जो कैरिंग अमाउंट है उसे हम कह सकते हैं 12000000। तो टोटल 1 लाख रुपए का इनको फेयर वैल्यू गेन मिलेगा। तो जो फेयर वैल्यू गेन मिलेगा उसकी हम एंट्री करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन अकाउंट क्रेडिट। अभी जो फेयर वैल्यू गेन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चार्ज होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में इनलिस्ट हो जाएगा, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो दिस वाज द कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने एसेट की IAS 16 में डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर एसेट हालांकि कॉस्ट मॉडल में था, हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया, ठीक है जी, OCI में इसको ले गए। अब एसेट जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला जाएगा तो इसके रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ क्या होगा, ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिए ना, एसेट तो खत्म हो गया, अब ना एसेट डेप्रिसिएट होगा ना रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये हमारा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी उसमें जो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करते होते थे और रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करके रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करते होते थे, वो तो नहीं अब हम कर सकेंगे। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस तो हर साल हमारे अकाउंट्स में पड़ा रहेगा। अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिफरेंट टाइप की चीजें बताता है। वो ये कहता है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर आप चाहें तो आप इसको यहीं पे पड़ा रहने दें, रीवैल्यूएशन सरप्लस हर साल ओपनिंग क्लोजिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि आज से 20 साल के बाद भी अकाउंट्स के अंदर एक रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होगा और ये अकाउंट आप हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। दूसरी बात स्टैंडर्ड ने ये कही कि आप इसको ट्रांसफर कर दें रिटेन्ड अर्निंग में, फौरन कर दें,
जैसे ही आपका जो एसेट है वो आपकी बुक्स में से डिस्पोज होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस सारा का सारा रिटेन अर्निंग में मूव किया जा सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास पड़ा हुआ है, जब हमने ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया था एसेट, उसके साथ ही हम लोग ये वाली एंट्री जो है ये भी करते कि रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट एंड रिटेन अर्निंग क्रेडिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस ने तो अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे जाना रिटेन अर्निंग के अंदर ही है। जब तक एसेट यूज होता रहेगा रीवैल्यूएशन सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता रिटेन अर्निंग में जाएगी, इकट्ठी भी जा सकती है। और इवन स्टैंडर्ड आपको ये भी कहता है कि वो जो IAS 16 में आप लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन टू रिटेन अर्निंग एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये आप नहीं करना चाहते तो आप ये भी ना करें। रीवैल्यूएशन सरप्लस अपने पास पड़ा रहने दें, जब एसेट डिस्पोज होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस सारा का सारा उठाकर रिटेन अर्निंग में मूव कर दें। सही है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को बेचारा इतना जो है ना वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरह ये इतना हार्मलेस है कि इसके ऊपर स्टैंडर्ड ने कहा कोई रूल ही नहीं दिया, उसने कहा आपकी मर्जी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर आपके पास आया है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करना कहते हैं। दूसरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस को आप वहीं पे पड़ा रहने दें जब तक एसेट यूज हो रहा है, और जब एसेट डिस्पोज होगा या आपकी बुक्स में से निकलेगा उस वक्त आप रीवैल्यूएशन सरप्लस सारा का सारा इकट्ठा उठा के रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये दो बातें हैं जो स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है, आप अपनी मर्जी से रीवैल्यूएशन सरप्लस के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एसेट और उसकी रीवैल्यूएशन, राइट। अच्छा जी, एक और बात कर सकते हैं हम, क्या हम IAS 40 के अंदर ही रहते हुए कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में जा सकते हैं, या फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल में आ सकते हैं? स्टैंडर्ड कहता है यस, ये अलाउ है, लेकिन आपने इसको मजाक नहीं बना लेना। ये ना हो कि जब दिल किया तो IAS 40 में चले गए, और जब दिल किया IAS 40 कॉस्ट मॉडल में आ गए, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में चले गए। दूसरा, स्टैंडर्ड ने ये रूल दिया है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर सेम मॉडल लगेगा, सेम मॉडल लगेगा। आप सब के ऊपर जो है वो सेम मॉडल लगाएंगे। अगर आप कॉस्ट मॉडल लेकर चल रहे हैं तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आपकी कॉस्ट मॉडल पे आएंगी। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल लेकर चल रहे हैं तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आपकी फेयर वैल्यू मॉडल पे आएंगी। इसकी एक्सेप्शन ये है, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि लेट्स सपोज कि आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं और एक एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, राइट। वो एक ऐसा एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू आपको कहीं से भी नहीं मिल रही। तो इस केस में आप उस एसेट को फिर कॉस्ट मॉडल पे लेकर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस एसेट को कॉस्ट मॉडल पे लिख दें, बाकी तमाम एसेट्स को फेयर वैल्यू मॉडल पे लिखें। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। IAS 40 से IAS 40 फेयर वैल्यू से IAS 40 कॉस्ट मॉडल में जाना, या कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में जाना अलाउ है, लेकिन स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत कंडीशन लगाई है। उसने कहा कि ये सिर्फ तभी अलाउ है जब आपको लगे कि इससे बेटर प्रेजेंटेशन आ रही है। अब ये जो बेटर प्रेजेंटेशन है ना, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट के पास एक हथियार आ गया। वो अपनी मर्जी से ये कह सकते हैं कि जी IAS 40 में जा सकते हैं फेयर वैल्यू मॉडल में, अब हम कॉस्ट मॉडल में जाएंगे क्योंकि ये बेटर प्रेजेंटेशन दे रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम कहेंगे हाँ जी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे क्यों गए हैं, तो हम कहेंगे जी ये तो बेटर प्रेजेंटेशन दे रही है। तो इस तरह के जो है ना वो उनकी मस्तियों को रोकने के लिए फिर स्टैंडर्ड ने ये कहा कि जनाब एक तो बेटर प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखें, और जब ऑडिटर आएगा वो मेक श्योर करेगा कि जो बेटर प्रेजेंटेशन है ये वाकई हो रही है। ठीक है जी। तो दिस इज द रूल कि आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जा सकते हैं। अब सिंपल है, इसमें अगर फर्ज करें कि आप कॉस्ट मॉडल में और आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं, तो जिस डेट पे आपने ट्रांसफर किया उस डेट के बाद आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, उस डेट के बाद आप उसकी फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉर्ड किया करेंगे। सही है। और अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट पे जा रहे हैं तो जिस डेट पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस डेट के ऊपर फेयर वैल्यू निकालें, उसको कॉस्ट में ट्रांसफर कर दें, और कॉस्ट में उसको यानी कि उसको आप उसकी कॉस्ट कंसिडर कर लें, और उसके बाद उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दें। तो IAS 40 से कॉस्ट से IAS 40 फेयर वैल्यू में जाने के लिए
चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। इसका कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका कोई पास पेपर का सवाल अगर आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको अभी डिस्कस करने की या इवन परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल कि जनाब जिस डेट पे आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू में जा रहे हैं उस डेट तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, और उस डेट के बाद आप फेयर वैल्यू के हिसाब से फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉर्ड किया करेंगे। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल में जा रहे हैं तो आप जिस डेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं उस डेट की फेयर वैल्यू निकाल लें और उसको कॉस्ट कंसीडर कर लें और उसके बाद उस कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहें। So this was the concept of inter transfer for the cost from cost model to fair value model or fair value to cost model within IAS 40। एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जी। एंटिटी डी हैज कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। हेल्ड फॉर सेल है एक कमर्शियल शॉप, तो क्या ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? सेल करने के लिए हमने रखी हुई है, तो क्या ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? इसके नाम से बिल्कुल यही लग रहा है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने एक और बात की है कि इट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस, यानी कि एंटिटी डी जो है इसका बिजनेस है प्रॉपर्टी का और इसका ऑर्डिनरी कोर्स है। ऑर्डिनरी कोर्स का वर्ड मैंने आपको कहा था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इससे मुराद ये होती है कि जो एंटिटी है वो अपने डेली बिजनेस के तौर पे शॉप्स को सेल करती है, परचेज करती है, सेल करती है, रीसेल करती है, तो ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका स्टॉक है IAS 2 वाला। ऑन 30 जून 2019 इट वॉज गिवन ऑन रेंट। 30 जून 2019 को आपने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी है फॉर ₹10,000 पर मंथ टू ए लोकल बिजनेस रादर देन कीपिंग इट फॉर रीसेल। आपने इसको रीसेल के लिए नहीं रखा, आपने इसको ऑन कर लिया है, ये अब आपकी बुक्स में आ गई है और अब आपने इसको रीसेल्स के तौर पे उसको देने की बजाय रेंट पर दे दी है। At this date, the fair value is ₹1.2 million. On 31 December 2019, the value of property has increased to ₹1.3 million. Entity D uses the fair value model under I। ले जनाब, हमारे पास एक एसेट था जो 1 लाख रुपए का आया था, 10 लाख रुपए का, और 6 महीने वो हमारा स्टॉक रहा। उसके बाद हमने उसको IAS 40 में मूव कर दिया और IAS 40 में हम इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही सारे काम करने हैं, सिर्फ एक काम करना होगा कि पहले 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेंट्री के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते होते हैं। हम लोग सिंपल इसको उस डेट के ऊपर रीवैल्यू करेंगे। जो रीवैल्यूएशन का गेन होगा वो हम लोग इन्वेंट्री वाला जो गेन है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। तो इस डेट के ऊपर डेट ऑफ ट्रांसफर है जी इसकी। IAS 2 के अंदर इससे पहले एसेट प्रेजेंट हो रहा था, अब IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे ये एसेट प्रेजेंट हो रहा है। तो IAS 2 के अंदर इस वक्त एसेट की जो कॉस्ट है दैट इज 1 मिलियन। यहाँ पे एसेट की फेयर वैल्यू जो है वो है 1.2 मिलियन और यहाँ पे एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो है 1.3 मिलियन। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जब ये एसेट हमारे पास IAS 2 के अंदर रहा है हम इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये एसेट डेट ऑफ ट्रांसफर जाएगा हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये एसेट सेल हुआ है और हमने खुद ही इसको परचेज कर लिया है, तो हम लोग इसका जो डिफरेंस है, जो गेन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फेयर वैल्यू गेन जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसकी एंट्री देखेंगे, क्या करेंगे देखिएगा जरा गौर से। दैट विल बी हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो कि 30 जून को की जाएगी दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 1.2 मिलियन 1200,000। जो स्टॉक है वो आ जाएगा आपका कितना, 1 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक से निकला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो गया है वो तो जाना चाहिए, वो तो 1.2 मिलियन गया है, स्टॉक में से 1 मिलियन निकला है। तो ये जो हमारा जो गेन है, गेन ऑन स्टॉक्स कह सकते हैं आप इसको, गेन ऑन स्टॉक्स जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसको इनिशियली इमीडिएटली हम गेन के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दिस विल बी द अकाउंटिंग एंट्री। सही है जनाब। तो जनाब ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
में जा रहा है IS2 से, उसमें हम लोग ये वाली अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। क्यों? उससे पहले कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास 1.2 मिलियन की आ गई है, और 31 दिसंबर पे हम एसेट की फिर से दोबारा से फेयर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 31 दिसंबर पे हमें पता है एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो है जी 1.3 मिलियन। हम मिलियंस में लिख लेते हैं अमाउंट, और इसकी जो कैरिंग वैल्यू है या बुक वैल्यू जो है वो है 1.2 मिलियन। तो 0.1 मिलियन का हमें गेन हो गया है, जिसकी हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट and gain on investment property debit credit। gain on investment property या फेयर वैल्यू गेन भी हम इसे कहते होते हैं, हम वही वाला वर्ड यूज करते हैं जी, फेयर वैल्यू गेन। तो फेयर वैल्यू गेन जो है डेट इज ₹100,000, 1,00,000 रुपए का फेयर वैल्यू गेन। दैट्स इट। हम लोग अब एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर चलते रहेंगे। अगर IS40 जो है वो फेयर वैल्यू की बजाय कॉस्ट मॉडल पे आता, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते, और फिर उसके बाद हम लोग इसको अगले सालों में भी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम IAS2 टू IS40 फेयर वैल्यू। IS2 टू IS40 कॉस्ट मॉडल अगर होता, IS2 था और उससे फेयर वैल्यू के IS40 के कॉस्ट मॉडल में आ गया, तो सिंपल इसी तरह से करते, हम लोग सब्सिक्वेंटली इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट।